जय हिंद दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लूसेंट जीके की थ्योरी बुक को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 33 है। तो आज का टॉपिक होगा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक से, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था? जो मजलिस ए खलवत शब्द है वो किसके लिए यूज करते थे? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सुल्तान या गुप्तचर। तो इसका सही ऑप्शन होगा मंत्री परिषद। जो सल्तनत काल है उसमें मंत्री परिषद को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी, और जो मजलिस ए खलवत थी उसकी बैठक कहाँ होती थी? मजलिस ए खास में। मतलब मजलिस ए खास ऐसी जगह थी जहाँ पे मंत्री परिषद की बैठक होती थी। फिर एक है हमारे पास बार ए खास। बार ए खास में क्या होता था? इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। मतलब जितने भी दरबारी है, खान है, अमीर है, उनको सबको कहाँ बुलाया जाता था? बार ए खास में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बार ए आजम। बार ए आजम क्या होता था? सुल्तान की जो राजकीय कार्य है वो कहाँ होते थे? तो बार ए आजम में। सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग बार ए आजम में पूरा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान सल्तनत काल के किस वंश में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? अमीरों का महत्व सबसे ज्यादा सल्तनत काल में किस वंश में था? ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो इसका सही आंसर होगा लोधी वंश। लोधी वंश के टाइम पे जो अमीर है उनका महत्व चरमोत्कर्ष पर था, मतलब सबसे ज्यादा था। जबकि खिलजी वंश में अलाउद्दीन के टाइम जो है अमीरों का जो महत्व है वो कम हो गया था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। मतलब बलबन और अलाउद्दीन के टाइम पे जो अमीर थे वो क्या हो गए थे? प्रभावहीन हो गए थे। मतलब उनका इतना महत्व नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवान मुस्त खराज, जिसको हम वित्त विभाग भी कहते हैं, नामक विभाग किस शासक ने बनवाया था? जो दीवान मुस्त खराज नाम का जो विभाग है वो किसने बनवाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्त खराज नाम का विभाग बनाया था, मतलब वित्त विभाग की स्थापना की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, और इसका जो नाम है वो बचपन का नाम था अली। इसको अली भी बोलते थे और गुरशास्प भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा जैसे दीवान ए कोही एक विभाग बनाया था, जैसे दीवान मुस्त खराज जो विभाग है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ऐसे ही दीवान ए कोही नाम का जो विभाग है जो कि कृषि से संबंधित है, यह किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नाम का कृषि विभाग बनाया था। वैसे ही दीवान ए अर्ज नाम का विभाग किसने बनाया था? बलबन ने। दीवान ए अर्ज जो है वो किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से संबंधित है, मतलब सेना से संबंधित विभाग था दीवान ए अर्ज, जो किसने बनवाया था? बलबन ने बनाया था। और दीवाने कोही नामक विभाग जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, और दीवाने मुस्तखराज नाम का जो विभाग है वो किसने बनाया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवाने बंदगान नामक विभाग किस शासक ने बनाया था? एक और विभाग है हमारे पास दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान किसने बनाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। जो फिरोज तुगलक है उसने दीवाने बंदगान नामक विभाग बनाया था, जो किससे संबंधित था? यह जो विभाग ये दासों से संबंधित था। जो दास थे उनकी देखभाल करने के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान, जो किसने बनाया था? तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? दीवाने मुस्तखराज, जो किससे संबंधित था? वित्त से संबंधित था। वहीं बलबन ने क्या बनाया था? बलबन ने बनाया था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दीवाने कोही। दीवाने कोही जो है कृषि से संबंधित एक विभाग है। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने और भी कुछ विभाग बनाए थे, जैसे दीवाने खेरात और दीवाने इस्तेहाक। जो दीवाने खेरात थी ये किससे संबंधित थे? जो विधवा महिलाएं थी, औरतें थी, उनकी देखभाल करने के लिए ये क्या बनाया था? दीवाने खेरात विभाग बनाया था। वहीं दीवाने इस्तेहाक विभाग भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने इस्तेहाक, दीवाने खेरात और दीवाने बंदगान तीनों विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल के किस शासक ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था? सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने जो दान में दी गई भूमि थी उसको किस में परिवर्तित कर दिया था? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। खालसा भूमि क्या होती है?
जैसे कि जो केंद्र के पास जो भूमि होती है, सेंटर के पास जो भूमि होती है, मतलब जो सरकार की भूमि होती है, जो राजा की भूमि होती है, उसको हम खालसा भूमि कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि खालसा भूमि में जो दान में दी गई भूमि है उसको खालसा भूमि में कौन से राजा ने परिवर्तित कर दिया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकांश दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, ताकि जो राजा है, जो शासक वर्ग है, उसके पास अधिक से अधिक भूमि रहे। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है। मतलब जो केंद्र के नियंत्रण में जो भूमि रहती थी उसको खालसा भूमि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवाने अर्ज, जिसे सैन्य विभाग भी कहते हैं, के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे। जो दीवाने अर्ज होता था उसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो उसको कहते थे आरिज मुमालिक। क्या कहा जाता था, आरिज मुमालिक। जो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी बलबन ने। किसने की थी, बलबन ने। और इसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसको कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। याद रखिएगा क्या है, आरिज ए मुमालिक। यहाँ कुछ विभाग और उनके प्रमुख अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मुशरिफ ए मुमालिक, जो कि महालेखाकार होता था। ये क्या होता था, प्रांत एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मतलब मुशरिफ ए मुमालिक का क्या काम था, तो वह प्रांत एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता है। मतलब जितनी भी आय है और जितने भी व्यय है उनका सबका लेखा जोखा कौन रखता था, मुशरिफ ए मुमालिक, जिसे बोलते थे हम महालेखाकार। दूसरे अधिकारी हमारे पास मजमू आदर। ये मजमू आदर क्या करता था, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। मतलब उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था, मजमू आदर। और तीसरा है खजीन। खजीन जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। ये कुछ अधिकारियों के नाम है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्ता प्रथा को किस शासक ने समाप्त किया था। जो इक्ता प्रथा है उसको किसने समाप्त किया था। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्ता प्रथा जो है वो कौन लाया था। तो इक्ता प्रथा को इंट्रोड्यूस किसने किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, लेकिन उसको समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को वापस पुनः ले आए थे। तो हमारा क्वेश्चन है इक्ता प्रथा को किस शासक ने समाप्त किया था, तो हमारा सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। जबकि अगर इक्ता प्रथा की शुरुआत की बात करें, तो स्थापना की बात करें, तो इल्तुतमिश होगा। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दी थी इक्ता प्रथा को, उसके बाद इसे पुनः शुरू करने वाला जो राजा था वो था फिरोज शाह तुगलक। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, मतलब इक्ता प्रथा को शुरू किया था इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था, वहीं फिरोज शाह तुगलक ने इसे दोबारा से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत कालीन कानून निम्न में से किस पर आधारित था। जो सल्तनत काल का कानून था वो किस पर आधारित था। तो ऑप्शन है कुरान पर, शरीयत पर, हदीस पर या सभी पर। तो इन सभी पर आधारित था। जो सल्तनत काल का कानून था वो इनके आधार पर चलता था। जैसे कुरान हो गया, शरीयत हो गया, हदीस हो गया, इनके आधार पर सल्तनत काल का कानून चलता था। तो हमारा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। और सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय के लिए आता था। सुल्तान जो है वो न्याय के लिए दरबार में 2 बार आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में इनमें से कौन सा कर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। सल्तनत काल में जो कर लगाए जाते थे वहां ये मुख्यतः 4 प्रकार के कर थे वहां पे। तो यहाँ पे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कर था जो मुसलमानों पर धार्मिक कर था। तो इसका आंसर होगा जकात। इसका आंसर क्या होगा, जकात। सही आंसर है हमारा जकात। तो मुसलमानों से लिए जाने वाला जो धार्मिक कर था उसका नाम था जकात। जबकि जो उस्र है, इन सभी करों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे जो उस्र है वो क्या है, मुसलमानों पर लिए जाने वाला भूमि कर। मतलब जो उस्र और खराज ये जो 2 है, ये क्या है, ये दोनों भूमि कर है। दोनों प्रकार के क्या है, भूमि कर है दोनों ही, उस्र और खराज। लेकिन उस्र जो है वो मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है, और खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है। वहीं अगर बात करें हम जकात और जजिया की, तो ये दोनों कैसे धार्मिक कर है, दोनों ही धार्मिक कर है, जकात और जजिया। लेकिन जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है, वहीं जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में युद्ध में लूटे हुए धन को कहा जाता था। सल्तनत काल में जो युद्ध में लूटा हुआ धन है या कहीं पे जो मिला हुआ धन है उसे क्या कहते थे। ऑप्शन है खराज, जकात, जजिया और खुम्स।
इन तीनों ऑप्शन के बारे में मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, तो इसका सही आंसर होगा खुम्स। जो लूटा हुआ धन है या मिला हुआ जो धन है उसको क्या बोलते थे सल्तनत काल में, उसे खुम्स कहा जाता था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। जो सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का शासक था, इसने जो लूटा हुआ धन है या गड़ा हुआ धन है उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया। जबकि जो खुम्स है उसमें से उसका ऐसा था कि 1/5 जो है वो किसको रखना था, शासक को, और बाकी 4/5 उसको दिया जाता था जो कि जिसको वो धन मिलता था, या फिर सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु ऐसा किसी भी शासक ने नहीं किया था छोड़ करके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1/5 अपने पास रखा और बाकी 4/5 जो है वो सैनिकों को या जिसको मिला है उसको दे दिया। लेकिन बाकी सभी शासकों ने 4/5 अपने पास रखा और 1/5 जो है वो सैनिकों में दे दिया। इसमें यही लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? सल्तनत काल में जो प्रशासन की इकाई थी उसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन है इक्ता, शिक, परगना या ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम। ग्राम जो है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी प्रांत। मतलब कि जो प्रांत सभी प्रांत में बटे हुए थे, जैसे कि ये प्रांत हो गया हमारा, और प्रांत में विभिन्न प्रकार के जिले थे, जैसे ये हो गए हमारे जिले, और जिलों में भी क्या होते थे परगना, जिलों के अंदर भी क्या होते थे परगना होते थे, और परगना के अंदर भी क्या होते थे गांव होते थे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा ग्राम। और ये इक्ता जो है, ये इक्ता एक बहुत बड़ा मतलब कि एक प्रांत होता था। जैसे अभी के समय पे हम ये मान सकते हैं जैसे एक राज्य हो गया, तो वहां पे इक्ता बोलते थे इसको। अब जो इक्ता है उसका जो अधिकारी होता था, मतलब इक्ता को संचालित करने वाला कौन होता था, तो उसको या तो हम नायब बोलते थे या वली या मुक्ति। ये नायब, वली या मुक्ति जो कि इक्ता का शासन चलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी को क्या बोलते थे? जो 100 गांवों की शासन व्यवस्था को देखते थे उस अधिकारी को क्या बोलते थे? ऑप्शन है बार अमीर सदा, आमिल, मुशरिफ या शिकदार। तो इसका सही आंसर होगा अमीर ए सदा। जो अमीर ए सदा होता था वो 100 गांवों की देखभाल करता था, या 100 गांवों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, या तो फिर एक शहर या 100 गांव। बाकी जो अधिकारी होते थे जैसे आमिल क्या होता? आमिल कौन था? तो परगने का अधिकारी होता था। आमिल कौन था? जो परगने का अधिकारी होता था। और मुशरिफ कौन था? जो लगान को वसूल करता था, मतलब लगान को निश्चित करता था, सॉरी वसूल नहीं करता था, लगान डिसाइड करता था कि कितनी लगान ली जानी है, तो वह कौन होता था? मुशरिफ। वहीं शिकदार कौन होता था? जो जिलों का अधिकारी, एक जिले का या एक सिख का अधिकारी होता था, उसको क्या बोलते थे? सिकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में असंगत का चयन करना। असंगत को छांटना है हमें। पहला है वजीर, जिसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। तो सही है, तो क्योंकि वजीर जो है वो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। फिर सद्र उस सुदूर क्या है? धर्म और दान विभाग का अधिकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सद्र और सुदूर होता था वो क्या होता था? धर्म और दान विभाग का अधिकारी होता था। वहीं काजी उल कजात क्या होता था? सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। तो ये भी सही है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान के बाद अगर कहा जाता था तो कौन था? काजी उल कजात। दूसरा है बरीद ए मुमालिक, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। बरीद ए मुमालिक सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल नहीं करता था, जबकि बारीद ए मुमालिक का काम होता था गुप्तचर विभाग से संबंधित है। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे बरीद ए मुमालिक। जबकि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? वकील ए दर। वकील ए दर जो है सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था, जबकि बरीद ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आपको इसमें एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखनी है, जो सद्र उस सुदूर होता था वो क्या था? धर्म और दान विभाग का अधिकारी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा, सही का चयन करना है, हमको सही छांटना है। दीवाने खैरात किससे संबंधित है? दान विभाग से। सही है, दीवाने खैरात जो है वो किससे संबंधित है? दान विभाग से संबंधित है। वही दीवाने बंदगान जो है, दीवाने खैरात जो है दान विभाग से संबंधित है, मतलब जो दान देते हैं उससे संबंधित है। और दीवाने बंदगान जो है
वो किससे संबंधित है? दास विभाग से। वहीं दीवान इस्तेहाक जो है वो पेंशन विभाग से संबंधित है। तो ये सभी जो है सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। और दीवान खैरात, दीवान बंदगान और दीवान इस्तेहाक, इनकी सबकी जो है इन विभागों की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दीवान खैरात किससे संबंधित है? दान विभाग से। दीवान बंदगान जो है वो दास विभाग से संबंधित है। और दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग से संबंधित है। और तीनों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। सल्तनत काल के बारे में हमें शासन व्यवस्था के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें से असत्य को छांटना है। केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को सुल्तान कहा जाता था। जो केंद्रीय प्रशासन था उसके मुखिया को सुल्तान कहा जाता था। बिल्कुल सही है, तो क्योंकि जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था उसको हम क्या बोलते थे? सुल्तान। सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को अपनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सेना का जो वर्गीकरण किया गया था उसको किस आधार पर किया गया था? दशमलव प्रणाली के आधार पर। तो यह भी कथन हमारा सही है। दूसरा, सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल कहते थे। जो सुल्तान की स्थायी सेना थी उसको क्या बोलते थे? खास खेल। यह भी हमारा कथन सही है। नेक्स्ट कथन है हमारा, लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मंगलिक कहा जाता है। यह बिल्कुल गलत है। जो लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली है उसको मंगलिक नहीं मुक्तय कहा जाता है। क्या कहते थे? उसको मुक्तय कहते थे। जबकि यहाँ पे मंगलिक बताया गया है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर होगा ये लगान निर्धारित करने वाला। बाकी सब स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ बताया गया लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को क्या बोलते थे? मुक्ताई। लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहते थे। सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली जो है उसको सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया है। जो सेना का वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया है। और यहाँ यह कहाँ से ली गई? जो मंगोल की सेना थी, जो मंगोल की सेना थी उससे यह दशमलव प्रणाली ली गई है। दशमलव प्रणाली का मतलब यह होता है कि 10 पे एक अधिकारी नियुक्त करता था। जैसे 10 घुड़सवार पे एक अधिकारी, इस प्रकार इसको नाम दिया गया है दशमलव प्रणाली। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे 10 अश्वारोही पर एक अधिकारी होता था जिसको बोलते हैं एक सरे खेल। 10 अश्वारोही जो होते थे उन पे एक अधिकारी होता था जिसका नाम था एक सरे खेल। वैसे 10 सरे खेल के ऊपर एक अधिकारी होता था एक सिपह सलार। और 10 सिपह सलार के ऊपर एक अधिकारी होता है जिसको बोलते थे हम अमीर। और 10 अमीर के ऊपर एक होता था जिसको हम बोलते हैं मलिक। और 10 मलिक के ऊपर एक होता था, वो था एक खान। तो ये याद रखना है आपको। मुख्यतः ये 10 पे आधारित था, जैसे 10 अश्वारोही पर एक सरे खेल। और ये कहां से ली गई है दशमलव प्रणाली? ये ली गई है मंगोल से। बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अरार्ध कहा गया। जो बारूद की सहायता से जो गोला फेंका जाता था, बारूद की सहायता से जो गोला फेंका जाता था उस मशीन को हम बोलते थे मंगलिक या अरार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध स्थान था। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था सल्तनत काल में? ऑप्शन है देवल, बनारस, अनहीवाड़ा, आगरा। तो इसका सही आंसर है देवल। देवल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। कुछ स्थान यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे सरसूती। जो सरसूती है वो क्या है? अच्छी किस्म के चावल के लिए। सरसूती किसके लिए फेमस था सल्तनत काल में? अच्छी किस्म के चावल के लिए। वहीं अनहीवाड़ा जो था वो व्यापारियों का तीर्थ स्थल माना जाता था। अनहीवाड़ा को क्या माना जाता था? व्यापारियों का तीर्थ स्थल। जो सदगांव है, सदगांव किसके लिए फेमस था? तो रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था सदगांव। और जो आगरा है वो नील उत्पादन के लिए फेमस था। आगरा किसके लिए फेमस था? नील उत्पादन के लिए। और वही बनारस जो है वो सोने चांदी व जड़ी के काम किए जाते थे। यहाँ पे सोने चांदी व जड़ी के काम कहाँ किए जाते? बनारस में। मुख्यतः आपको याद रखना है कि देवल जो था वो देवल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देवल जो है वो बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। तो इतने ही क्वेश्चन लिए गए हैं। आज हमारा जो सल्तनत काल है वो समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।